South Korea, a country now in the grip of a major political crisis. Late-night TV address to declare martial law. Opposition parties have submitted a motion to impeach President Yoon Suk-yeol. यून सुक योल उन्होंने मार्शल लॉ लगाने का ऐलान किया, जैसे समझ लीजिए इमरजेंसी। कोई असेंबली नहीं, कोई डेमोक्रेसी नहीं, मार्शल लॉ। इस बीच एक डियोर बैग की कहानी भी सामने आ रही है जो इनकी वाइफ को दिया गया था। बहुत संभावना है कि इनको जाना होगा। अच्छा, ये अमेरिकन को मालूम था कि ये लगाने वाले हैं? नहीं, ये जो उनका ऑफिशियल बयान है कि हमें भी नहीं पता था, हमें पहले नहीं बताया। इनको कुछ नहीं पता होता, इनको ये नहीं पता होता है कि इजराइल वहाँ पे बॉम्बार्डिंग करने वाला है, ये फटने वाला है। क्या पेजर, Hyundai, किया, सैमसंग, एलजी, ये सारे साउथ कोरियन ब्रांड्स हैं जो हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे दुनिया में बड़े मशहूर हैं और बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। बहुत छोटा देश है लेकिन बहुत सारा आयरन ओर हमारे यहाँ से इंपोर्ट करता है और वहाँ से फिर बना के लोहे का आइटम हमको बेचता है। नमस्ते, मैं निखिल हूँ और हमारे साथ अभिषेक। हम स्वागत कर रहे हैं आपका राजदूत की इस ताज़ा किस्त में। अभिषेक, एक बार फिर हमें एक और मैच्योर डेमोक्रेसी में क्राइसिस की बात करनी है। हमने पिछली किस्त में फ्रांस की बात की जहां पर बजट को लेकर बब्बड़ हो रहा है। अब साउथ कोरिया से खबर आई है कि मार्शल लॉ लगाया वहां के राष्ट्रपति ने और 6 घंटे में उस मार्शल लॉ को उन्हें हटा भी लेना पड़ा। बड़े ड्रामेटिक विजुअल्स थे। हमने देखा कि वहां की संसद पर फौज ने कूच कर दिया, जो सांसद थे वो लोग दीवार फांद के अंदर जा रहे थे। क्या हुआ था साउथ कोरिया में ऐसा? जी निखिल, मैं एक ब्रीफ टाइमलाइन कल की बता देता हूँ, फिर हम डिटेल में बात करेंगे। कल रात साउथ कोरिया के समय के अनुसार रात 11 बजे और अपने यहाँ 7:30 बजे के आसपास की बात होगी। जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं यून सुक योल, उन्होंने मार्शल लॉ लगाने का ऐलान किया, जैसे समझ लीजिए इमरजेंसी। उसमें आप भीड़ में इकट्ठा नहीं हो सकते, प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, नेशनल असेंबली जो संसद है उसमें आप भाग नहीं ले सकते, वो भंग हो जाती है। और बहुत सारे नियंत्रण, प्रेस पर कंट्रोल, और वो सरकार के नियंत्रण में आ जाती है। बिना सरकार की मर्जी के आप कुछ छाप नहीं सकते। डॉक्टरों को ये कहा गया कि जो हड़ताल कर रहे थे 48 घंटे के अंदर आप आइए, काम ज्वाइन करिए, नहीं तो आपको अरेस्ट किया जाएगा, सज़ा मिलेगी। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें जो इमरजेंसी आपातकाल में जैसे नियम होते हैं। जब उन्होंने ऐलान किया, रात के 11 बज रहे थे और बहुत सारे सांसद जो हैं नेशनल असेंबली के, वो अपने घरों में थे, कहीं सो रहे थे, कहीं वो बाहर थे। ये बात ध्यान देने वाली है कि जो विपक्ष है वहाँ का, उसने भी, और जो सत्ता पक्ष है उसने भी इसका विरोध किया कि मार्शल लॉ कैसे लगा दिया। बिल्कुल। तो और वो सांसद पहुंचे, किसी तरह उन्होंने जो सिक्योरिटी फोर्सेस थी उनसे धक्का मुक्की करके अंदर गए, कुछ दीवार फांद कर गए। ऐसे विजुअल आपको ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। और उन्होंने संसद में अंदर जाकर वोटिंग करवाई इसको ब्लॉक करने के लिए। और नेशनल असेंबली जब पास कर देती है बहुमत से कि आपको मार्शल लॉ हटाना है तो आपको हटाना पड़ता है। वहाँ रात के सुबह हो गई थी जब 4 बजे के आसपास, तब राष्ट्रपति ने कहा कि मैं इसको हटा लूँगा। और हटाने के बाद वो अभी पब्लिक में नहीं आए हैं। जो उनकी मीटिंग्स थी राष्ट्रपति की दिन की, उसको कैंसिल कर दिया गया है। जो रूटीन प्रोग्राम्स थे उनको कैंसिल कर दिया गया है। और उनके खिलाफ अब जो विपक्षी पार्टियां हैं उन्होंने इम्पीचमेंट लाया है संसद में, महाभियोग, और उसके जरिए राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। अगर 300 मेंबर होते हैं नेशनल असेंबली जो वहाँ की संसद है, अगर उसमें से 200 लोगों ने वोट किया तो राष्ट्रपति को इस्तीफा देना पड़ेगा। और इस्तीफा देने के बाद जो प्रधानमंत्री हैं वहाँ के, वो राष्ट्रपति की भूमिका, उनका पद संभालेंगे और अगले 60 दिनों के अंदर वहाँ चुनाव कराने होंगे, राष्ट्रपति चुनाव। जैसे कल वो आए टीवी पे और उन्होंने अचानक ऐलान किया, शायद उनके क्लोज सर्कल के अलावा लोगों को कल्पना नहीं रही होगी कि प्रेसिडेंट टीवी पे ये बोलने वाले हैं। लेकिन एक बार जब वो ऐलान सुन लिया गया तो जिस तरह से जितने वहाँ के सत्ता प्रतिष्ठान के स्टेक होल्डर्स हैं, वो सब, उन सब के दिमाग में ये पिक्चर क्लियर ज़रूर हुई कि इन्होंने ऐसा किया क्यों है। बहुत सारे स्कैंडल्स में ये फंसते जा रहे थे, बहुत सारे इल्ज़ाम इन पर लगते जा रहे थे। इस बीच एक डियोर बैग की कहानी भी सामने आ रही है जो इनकी वाइफ को दिया गया था। आपको मैं कुछ कैरेक्टर्स के नाम बता देता हूं ताकि हम जब आगे बात करें तो वो समझने में आसानी हो। जो राष्ट्रपति हैं यून सुक योल, वो 2022 से राष्ट्रपति हैं वहाँ के। उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और राष्ट्रपति एक बार से ज़्यादा नहीं बन सकते। एक आदमी एक बार से ज़्यादा साउथ कोरिया में राष्ट्रपति नहीं बन सकता। जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वहाँ के, किम युंग ह्यून, वो डिफेंस मिनिस्टर कहा जा रहा है कि उन्होंने ही राष्ट्रपति को ये सुझाव दिया कि आप मार्शल लॉ लगाएं, और उनके खिलाफ भी महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी है। तीसरी कैरेक्टर जो है किम क्यून ही, वो यून सुक योल की पत्नी है, फर्स्ट लेडी उन्हीं की। हाँ, उन्हीं को एक बैग मिला था गिफ्ट में
और वो एक सीक्रेट कैमरा में वो कैप्चर हुआ और वो बाद में फुटेज रिलीज हुई और फिर कहा गया कि ये घूस ले रही हैं। इतना महंगा बैग इनको गिफ्ट दिया जा रहा है, पक्का कुछ होगा। बिल्कुल। और जिस Dior का शख्स बैग बड़ा ने महंगा आता है, हिंदुस्तान में भी अभी पीछे कंट्रोवर्सी हुई थी, वैसे ही एक बैग की बात हो रही है। और जिस शख्स ने उनको कैप्चर किया सीक्रेट कैमरे में, उनका कहना ये था कि मैं इनसे कई बार मिला और जब हम इनसे मिलने की कोशिश करते थे नॉर्मली तो ये नहीं आती थी, लेकिन जब हम पैसे या गिफ्ट देने की बात करते थे तो ये आती थी। और एक मीटिंग के दौरान उन्होंने फ़ोन पर कहा कि मैं किसी अधिकारी का तबादला करा दूंगी और फिर उसके बाद उन्होंने उसको कैप्चर करने का फैसला किया। फिर डियोर बैग वाली बात आई। वहाँ पर एक नियम है कि जो सरकारी या अधिकारी या फिर उनके जो करीबी हैं, उनकी पत्नियाँ, ये $750 से ज़्यादा का गिफ्ट नहीं ले सकते। अच्छा, ये कानून है। और इनका जो गिफ्ट था वो $2200 का था। आप तकरीबन अंदाज़ा लगा लीजिए कि 2 लाख के आसपास। चौथे कैरेक्टर हैं ली जे म्यूंग। वो जो अपोजिशन पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी साउथ कोरिया की, उसके अध्यक्ष हैं और उन्हीं की फुटेज आई है दीवार फांदते हुए। सेल्फी वीडियो उन्होंने डाला है। चौथे कैरेक्टर हैं जनरल, पांचवें माफ़ कीजिएगा, जनरल पार्क आन सू। ये मार्शल लॉ कमांडर, उनको नियुक्त किया गया था। वो चीफ ऑफ स्टाफ हैं आर्मी के, उनको ही इन्फोर्स कराना था, आर्मी को कंट्रोल उन्हीं को करना था। फिर आपको एक कैरेक्टर आएंगी पार्क ग्यून ही। ये साउथ कोरिया की राष्ट्रपति रहीं 2012 से 17 के बीच में और उनको भी इम्पीच करके हटाया गया। और ये कैरेक्टर इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि जो अभी राष्ट्रपति हैं युन, उन्होंने उनके खिलाफ जो केस लड़ा था, प्रोसिक्यूटर थे उस केस में, जिसके चलते उनको इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद ही इनकी चर्चा शुरू हुई साउथ कोरिया में और फिर उसी के बलबूते पर वो पॉलिटिक्स में आए और फिर चुनाव जीतकर राष्ट्रपति भी बने। उनको अब जो राष्ट्रपति हम बात करते पार्क, उनको 2018 में 24 साल की सज़ा हुई। उस केस पे भी हम बात करेंगे। उनके पिता एक कैरेक्टर आएंगे आपको, पार्क चुंग ही। सबसे लंबे समय तक साउथ कोरिया में शासन किया, कू के जरिए आए थे 1960s में, फिर उनकी हत्या हुई और उनको बहुत माना जाता है कि एक निर्णायक कैरेक्टर साउथ कोरिया की बिल्डर ऑफ नॉर्थ कोरिया, अब साउथ कोरिया माफ कीजिए, माना जाता है, जो आधुनिक साउथ कोरिया को, अब जिस तरह से साउथ कोरिया उन कुछ एशियन टाइगर्स में इनको गिनते हैं ना, कि एक वहाँ पे नायक आया और वो अधिनायकवादी था, डिक्टेटोरियल था अपने काम के तरीके में, लेकिन उसने उस देश को वहां पहुंचा दिया कि उसके बाद वो मैच्योर डेमोक्रेसीज बनी। आपका सिंगापुर उसमें आता है, आपका साउथ कोरिया उसमें आता है। और उसी से वो एक लॉजिक भी खड़ा किया जाता है कि नहीं, कुछ समय के लिए मजबूत शासन की जरूरत है ताकि फिर हम मैच्योर होकर डेमोक्रेसी बन सके। लेकिन आप उसमें देखेंगे कि उसके जो रिपरकशंस हैं वो कहीं भी ज्यादा खतरनाक हैं। अभी हम बात करेंगे उस पे भी। एक कैरेक्टर आपको मिलेंगे हान डुंग हुन, जो पार्टी है, प्रेसिडेंट की पार्टी, पीपल्स पावर पार्टी, उसके प्रेसिडेंट हैं वो, और पार्टी के प्रेसिडेंट। उन्होंने भी इसका विरोध किया, जो उन्होंने मार्शल लॉ लगाया था राष्ट्रपति युन ने। और फिर एक आपको कैरेक्टर आएंगे हॉन डुक सू, जो वहाँ के अभी प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर राष्ट्रपति को जाना होता है तो वो राष्ट्रपति बनेंगे। तो अभी तक की ये कहानी है। तो ये सारे किरदार हैं और ये शुरू होते हैं। आपने बताया कि अभी के जो राष्ट्रपति हैं ये एक बड़े नामी वकील थे, प्रोसिक्यूटर थे, और इन्होंने एक राष्ट्रपति का करियर ही खत्म किया है। मतलब इनकी छवि एक बड़ी नायक की रूप में रही होगी कि देखिए एक भ्रष्टाचारी कोट एंड कोट लीडर को उन्होंने ठिकाने लगा दिया, चाहे वो राष्ट्रपति हो। तो एक बहुत ही अच्छी इमेज के साथ में आए होंगे। तो ये जो सीरीज ऑफ स्कैंडल्स की आप बात कर रहे हैं, हाँ, वहां तक बात कैसे आ गई? हाँ, ये हम अब समझते हैं कि 2022 में वो राष्ट्रपति बने। और अभी जो पहले तो स्कैंडल वाली बात आई, उनकी पत्नी 2023 में ये खबर चली और फिर 2024 फरवरी में ये स्वीकार किया उन्होंने और ये भी कहा कि कुछ गलतियां हुई, ऐसा नहीं करना चाहिए था। अभी 1 महीने पहले नवंबर में उन्होंने माफ़ी भी मांगी पब्लिक टेलीविज़न पे, राष्ट्रपति ने अपनी पत्नी के कंडक्ट के लिए। हाँ, और उसके अलावा उनके बहुत सारे आरोप ये थे कि स्टॉक मैनिपुलेशन, उनकी पत्नी को लेकर इन पर ज़्यादा आरोप लगे। उनका कहना है कि मेरे परिवार को इसलिए टारगेट किया जा रहा है ताकि मुझ पर निशाना बनाया जा सके। लेकिन जो उनकी पत्नी है उन पे पीएचडी थीसिस में धोखाधड़ी का, आपको नकल का, इस तरह के आरोप हैं उन पे, और ये बहुत समय से चल रहा था। और राष्ट्रपति पे ये आरोप हैं कि वो एक तो कॉस्ट ऑफ लिविंग वाली बात साउथ कोरिया में भी चल रही है कि लोगों के पास ढंग का खाने को सैलरी नहीं है, बचत नहीं है, इस तरह की चीज़ें।
और फिर उस समय में उनकी पत्नी इस तरह खर्च करती हैं, उसको लेकर काफी बवाल हुआ। तो मिडिल क्लास ने बहुत पर्सनली लिया होगा कि यार हमारे पास पैसा नहीं खाने को, यार 2-2 लाख के बैग आ रहे हैं। हाँ, इसी वजह से वो सोशल मीडिया पे चला, लेकिन वो सड़क पे भी उतरा। फिर आया आपको 2024 अप्रैल में वहाँ जो असेंबली है, संसद है, उसके चुनाव हुए और उस चुनाव में उनकी जो पार्टी है राष्ट्रपति की, पीपल पावर पार्टी, वो 108 सीटों पर सिमट गई। आपको वहाँ का स्ट्रक्चर मैं समझा देता हूँ। जो संसद है, जैसा मैंने पहले भी बताया, उसको कहते हैं नेशनल असेंबली। उसमें 300 मेंबर होते हैं। कुछ मेंबर्स का डायरेक्ट चुनाव होता है, कुछ प्रोपोर्शनल वोटिंग से होती है कि जितने वोट आए उस हिसाब से कुछ लोगों को चुना जाता है। बहुमत वहाँ कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि उसके जरिए आप सरकार नहीं बनाते। राष्ट्रपति का चुनाव अलग है, संसद का अलग है। संसद का जो कार्यकाल होता है वो 4 वर्ष का होता है। और लेकिन अगर आपको बिल पास कराना है तो आपको पार्लियामेंट बजट पास, हाँ, बजट पे आप राष्ट्रपति वीटो भी नहीं कर सकते। तो अभी जो बात आई थी जब इन्होंने मार्शल लॉ लगाया, तो उस दिन बजट पे ही जो विपक्ष है उसने कहा कि इसमें बजट में कट किया जाना चाहिए और भी बहुत सारी चीज़ें। तो वो राष्ट्रपति को ये मंजूर नहीं था। तो उन्होंने कहा कि एंटी स्टेट एलिमेंट्स और नॉर्थ कोरिया के करीबी लोग, उसके समर्थक लोग इस तरह की साजिशें रच रहे हैं मेरी सरकार को गिराने की। और विपक्ष ये भी तैयारी कर रहा था कि जो प्रोसिक्यूटर्स और जो मंत्री वगैरह इनके साथ काम कर रहे हैं, और ये उनके कैबिनेट में से कुछ मंत्रियों को इम्पीच करना चाहते थे। हाँ, और प्रोसिक्यूटर्स को भी कि वो इनकी पत्नी के खिलाफ केस नहीं चला पाए ढंग से। इसी के खिलाफ फिर वो जाकर मार्शल लॉ लेके आते हैं। तो इनको मतलब ऐसा लगा कि मेरे करीबी लोगों को इम्पीच किया जाएगा, प्रोसिक्यूटर्स चेंज होंगे, हो सकता है कि मुझ तक आ जाए। तो इन्होंने उस पूरे प्रोसेस को ही डिसबैंड कर दिया। उन्होंने कहा कोई असेंबली नहीं, कोई डेमोक्रेसी नहीं, मार्शल लॉ। हाँ, उनका ये भी था कि मैं अब चलाऊंगा जैसा पहले चलता रहा। और ये आपको ध्यान देने वाली बात ये है कि 1980 के बाद पहली बार साउथ कोरिया में मार्शल लॉ लगा। साउथ कोरिया का आप इतिहास अगर देखें तो आप देखते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक वहाँ पे जापान का कब्जा था, फिर जापान गया। पहले साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया एक थे। कोरियन पेनिनसुला उसको कहते हैं, जिसका 3 हिस्सा पानी से घिरा हो, 1 हिस्सा जमीन से लगा हो, जैसे हिंदुस्तान है। हाँ, जो हर तरफ से पानी से घिरा है उसको आइलैंड कहते हैं। तो वो कोरियन पेनिनसुला था। फिर वो जब गए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो 2 विजेता थे, सोवियत संघ और अमेरिका। उन्होंने आपस में बांटा कि इधर हम शासन करेंगे, इधर तुम करो। उस तरह की सहमति थी। और फिर वो बाद में 1948 में जाकर उधर नॉर्थ कोरिया बनता है, इधर साउथ कोरिया। और फिर उसके बाद लड़ाई होती है 1950 में, कोरिया वॉर 53 तक चलती है। वो लड़ाई खत्म तो हो गई, लेकिन ऑफिशियली अभी तक खत्म नहीं हुई है। इसीलिए बॉर्डर भी आज तक डिसाइड नहीं हुआ है। DMZ कहते हैं, डीमिलिटराइज्ड जोन, जो वो बॉर्डर है उसमें है कि कभी हम बैठ के सुलझाएंगे और ऑफिशियली एंड करेंगे। तो उस समय नॉर्थ कोरिया में तो रहा कि तानाशाही शासन चलेगा, सुप्रीम लीडर, आज तक 3 ही हुए हैं। और साउथ कोरिया में भी दादा बेटा पोता, बिल्कुल। और साउथ कोरिया में भी उसी तरह का, क्योंकि आपको दिखेगा जो उस समय जो देश आज़ाद हो रहे थे उसमें इंडिया अपवाद है। क्योंकि जो भी देश उस समय आज़ाद हुए हैं वहाँ कभी न कभी तानाशाही, मिलिट्री कू, आपको मतलब मार काट, ये सब चीज़ें आराम से चल रही हैं। और यूरोपियंस बोलते ही थे कि ये उस समय की समझ थी, अभी भी कुछ लोग बोलेंगे ही कि डेमोक्रेसी एशियंस के लिए है नहीं, उनके काम की चीज़ नहीं है। उनको ये लगता था कि ये लोग नियंत्रित ही किए जा सकते हैं, ये लोग सरकार नहीं चला सकते हैं। उनकी वो चीज़ बाकी जगह चरितार्थ होते हुए दिखी भी, उस तरह की कुछ घटनाएं हुई, लेकिन जैसा अभिषेक कह रहे हैं हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ। हाँ, और साउथ कोरिया में आपको 1960 में जो मैंने बताया कि पार्क चुंग ही वो आते हैं 60s में और फिर वो चलाते हैं। 79 में उनकी हत्या होती है, फिर आते हैं, मिलिट्री शासन होता है। और जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी आई वहाँ पर 87 में आती है। 88 में वहाँ ओलंपिक कराए जाते हैं सियोल में, जो राजधानी है। फिर उसके बाद वो पटरी पर आए धीरे धीरे। लेकिन जो अधिकतर राष्ट्रपति हैं उनका हश्र बहुत अच्छा नहीं रहा। उन्होंने अगर कार्यकाल पूरा भी किया तो उनके ऊपर भ्रष्टाचार के, आपको धांधली के आरोप मिलेंगे और कईयों को फिर सजा भी हुई। और इस केस में भी मांग चल रही है कि जब इम्पीच किया जा रहा है तो मांग ये चल रही है कि इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाया जाए। और देशद्रोह के मामले में साउथ कोरिया में मौत की सज़ा और उम्र कैद की सज़ा है। ज़्यादातर जगह कुछ ही देश आपको ऐसे मिलेंगे, स्पेशली वेस्ट के, साउथ अमेरिका के, जहाँ पे कैपिटल पनिशमेंट नहीं है देशद्रोह, वरना सबसे बड़ा क्राइम यही माना जाता है। तो अभी इनकी स्थिति क्या है? अब इनको इम्पीचमेंट फेस करना है और इम्पीच होके ही रहेंगे?
जिस समय हम अभी ये रिकॉर्ड कर रहे हैं आपको 3:20 हुए हैं। राष्ट्रपति की तरफ से अभी तक दूसरा कोई बयान नहीं आया है। उन्होंने जो कहा था कि मार्शल लॉ हटाएंगे, उसके बाद वो नहीं आए हैं बाहर। विपक्ष मार्शल लॉ लगाने के लिए उसने मोशन पेश कर दिया है, उस पर कल परसों तक वोटिंग होगी। और वहाँ है कि इम्पीचमेंट का प्रोसेस ये है कि जो संसद 300 वाली है, इम्पीचमेंट मोशन लाने के लिए 150 का समर्थन चाहिए और पास कराने के लिए 2/3 यानी 200 का। विपक्ष के पास 192 सांसद हैं और इनकी जो अपनी पार्टी है वो इनको एक्सपेल करने की तैयारी कर रही है, इनको हटाया जाए, पार्टी से निकाला जाए। तो उसके कुछ सांसद भी उसके पक्ष में वोटिंग कर सकते हैं। तो यानी बहुत संभावना है कि इनको जाना होगा। और क्योंकि मोशन लाने के लिए भी लोग हैं इनके पास में और पास करवाने के लिए उनको 92 आप कह रहे हैं। हाँ, 8 सत्ता के सांसद चाहिए, हो जाएगा। तो इन्होंने बहुत बड़ा दांव खेला था खुद को बचाने के लिए, अपनी सरकार बचाने के लिए, अपने करीबी लोगों को बचाने के लिए। तो वो दांव फेल हो गया है। बहुत कम लोग हैं जो अभी समर्थन कर रहे हैं उनका, लेकिन बाकी जनता और फिर विपक्ष और उनकी अपनी पार्टी उनके खिलाफ में है। तो ये अभी उस साउथ कोरिया की स्थिति है जहाँ से जिसको अब धीरे धीरे एक मैच्योर डेमोक्रेसी की तरह, एक वेस्टर्न डेमोक्रेसी की तरह लगभग साउथ कोरिया को भी देखा जाने लगा था। बहुत अच्छा प्रदर्शन उनका रहा है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडाइसिस में, ट्रेड में बड़ी मेहनत करते हैं, बहुत आगे हैं। आपके ये सारे Hyundai, Kia, सैमसंग, LG ये सारे साउथ कोरियन ब्रांड्स हैं जो हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे दुनिया में बड़े मशहूर हैं और बहुत क्वालिटी प्रोडक्ट्स बनाते हैं। बहुत छोटा देश है लेकिन बहुत सारा आयरन ओर हमारे यहाँ से इंपोर्ट करता है और वहाँ से फिर बना के लोहे का आइटम हमको बेचता है। जापान इस तरह की चीज़ें करता है। उस देश में ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो चिंता का विषय है। लेकिन इस तरह की चीज़ें होती रहती है राजनीति में। निखिल, मैं इसमें एक चीज़ और जो अमेरिका वाली बात, इसमें क्योंकि सबसे बड़ा इंटरेस्ट कुछ देशों का है साउथ कोरिया में। एक देश तो है नॉर्थ कोरिया, कि नॉर्थ कोरिया पड़ोसी है और वो उसका एक सपना है कि कभी मैं कब्जा करके खुद में मिला लूं। योल के कैसे रिलेशन थे? जो योल थे वो चाहते थे कि यूनिफिकेशन हो। वो थोड़े एग्रेसिव किस्म के माने जाते हैं। तो संबंध खराब हुए होंगे? संबंध खराब हुए थे क्योंकि जो मून जे इन थे 2018 में, फिर वो साउथ कोरिया तो हाथ जाके मिलाया था ना किम जोंग इन से मिलने गए थे। इनके साथ में संबंध थोड़े खराब हुए और ये अटैक की बात और इस तरह की सेना को मजबूत करने की बात करते हैं। तो नॉर्थ कोरिया का इंटरेस्ट होगा कि वो इस पे देख रहे होंगे। और अमेरिका, क्योंकि उसके वहाँ 30,000 सैनिक हैं, अमेरिका का इंटरेस्ट इसलिए भी है क्योंकि साउथ चाइना सी, जापान से उसकी दोस्ती और उस इलाके में उसके इंटरेस्ट हैं। चाइना को काउंटर करने के लिए भी अमेरिका ने ये कहा कि हम स्थिति पर नज़र बनाए रखे हुए हैं और कुछ भी हो वहाँ पे हमारा समर्थन साउथ कोरिया के लिए रहेगा। उनके 30,000 सैनिक हैं। बहुत बड़ी बात है। 30,000। जो बाइडन जो हैं राष्ट्रपति अमेरिका के, वो अभी अफ्रीका के दौरे पर थे, हैं अभी भी। अच्छा, ये अमेरिकन को मालूम था कि ये लगाने वाले हैं? नहीं, ये जो उनका ऑफिशियल बयान है कि हमें भी नहीं पता था, हमें पहले नहीं बताया। इनको कुछ नहीं पता और इनको ये नहीं पता होता है कि इजराइल वहाँ पे बॉम्बार्डिंग करने वाला है, ये फटने वाला है, क्या पेजर, वो भी नहीं पता था। अब ये नहीं पता है। इस तरह की उस तरह के बयान जो ऑफिशियल बयान आते हैं, फिर कभी डिक्लासिफाई होगा तो फिर कहेगा नहीं सब पता, लेकिन वो 25 साल बाद 50 साल बाद जाकर पता चलेगा। ठीक है, तो उस डिक्लासिफिकेशन में अभी थोड़ा आप कुछ और ऐड करना चाहें? नहीं, हम आज यहीं पे खत्म करते हैं। कुछ अपडेट्स आएंगे तो ठीक है, कुछ अपडेट्स आएंगे तो वो हम आपको ज़रूर देंगे और वो सारे अपडेट्स अगर आपको देखना है तो आपको बने रहना है खबरगांव के साथ। शुक्रिया।